What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो इसका नाम है शाहीन फर्स्ट, और ये सरफेस टू सरफेस ये मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली इसका टेस्ट किया गया? ए में बोला गया नॉर्थ कोरिया, बी में बोला गया इराक, सी में बोला गया ईरान, डी में बोला गया पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर डी, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा कंडक्ट किया गया यहाँ पर शाहीन फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो ये मिसाइल है ये लैंड बेस सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग SRBM के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर एक तरीका जॉइंट वेंचर है। नॉर्मली जो यहाँ पर ये डेवलप किया गया है ये पाकिस्तान नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन, उसी के साथ में नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये इनके द्वारा डेवलप किया गया है। अगर किसी भी मिसाइल के बारे में हमारी कंट्री के बारे में नॉर्मली नाम आता है तो आप लोग के माइंड में एकदम आना चाहिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी सैटेलाइट के बारे में आप लोगों से कोई पूछा जाए लॉन्च किया गया तो नॉर्मली कौन करता है हमारी कंट्री में? इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये डिफेंस के लिए ही ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्पेस के लिए है, ये सिविलियन पर्पज़ के लिए है, और ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। तो ये पाकिस्तान की है मिसाइल जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात और है, आप लोग इसको वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो नाम रहेगा ना वो कोई भी मुस्लिम से रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर शाहीन देख सकते हैं, बाबर वगैरह कोई कनेक्ट कर देते हैं नाम, तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे कौन से हैं? अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, तो हमारे यहाँ पर ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा उस बेस पर भी आप लोग एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ किस कंट्री की ये पर्टिकुलर मिसाइल हो सकती है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। तो NSDC, तो NSDC अगर आप लोगों से डायरेक्ट भी कोई बोले तो इसके बारे में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट यानी कि स्किल के डेवलपमेंट की बात की जा रही है हमारी कंट्री में। पहले बोला गया कि ये सेटअप किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये जो वर्क है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर पिक्चर में आता है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों यहाँ पर काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? देखिए, स्किल के ऊपर काम करने के लिए हमारी कंट्री में एक अलग से पूरा मंत्रालय है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर जो बेसिकली काम किया जा रहा है, तो इसको काम करने के लिए तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और जो मैक्सिमम शेयर है अगर आप लोगों से वो पूछे वो किसके हाथ में है, तो वो है प्राइवेट के हाथ में, यानी कि पब्लिक के हाथ में, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में 49% है, और 51% है यहाँ पर प्राइवेट के हाथ में, जो कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पिक्चर में लाया जा रहा है। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट ये कॉरपोरेशन है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है हमारी कंट्री में, जो कि 2008 में बनाई गई थी। कंपनी जो एक्ट है हमारी कंट्री में 1956 का, उसके हिसाब से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में जो फोकस ये है यहाँ पर स्किल के चलते 15 से 30 साल की एज ग्रुप में खासकर जो महिलाएं आती हैं उनको कैसे हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनका एक तरीके से प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पज भी है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में। तो पहले तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये इसी के साथ में और भी कई सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा स्टेट जो है वो एनेक्स यानी कि कब्जा नहीं किया गया था इस नीति के थ्रू। तो यहाँ पर पहला बोला गया सतारा, दूसरा झांसी, तीसरा नागपुर, चौथा बोला गया अवध। तो आंसर सही क्या है, ABCFD। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, अवध था वो राज्य, ठीक है। तो ये एनेक्स नहीं किया गया था इस पॉलिसी के थ्रू। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में ये रानी लक्ष्मीबाई की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 191, ठीक है, 2019 में। तो उसी के चलते यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज़ में था रानी लक्ष्मीबाई जी का जो सन था उनका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव की उनकी डेथ हो गई 4 महीने के अंदर ही। तो फिर उसके बाद में जो इनके हस्बैंड के द्वारा दूसरा बेटा अडेप्ट कर लिया गया, पर लेकिन अडेप्टेड सन जो है वो उसको राज्य का हकदार नहीं माना जाता था अंग्रेजों के द्वारा। बेसिक फंडा ये था कि वो हड़पना चाहते थे पर्टिकुलर एरिया को। तो वो क्या करते थे कि अपना खुद का ही अगर नेचुरल सन किसी के द्वारा बच्चा जो पैदा किया गया है वो अगर है तो सही है, अगर कोई यहाँ पर खुद का बच्चा किसी के पास में नहीं है, अडेप्टेड सन है, तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजी राज्य में यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। देखिए वो लूप होल ढूंढते थे कि कैसे पर्टिकुलर राज्य को अपने कंट्रोल में करना है, बस उनको एक बहाना चाहिए था और इस तरीके की एक्टिविटी वो हमेशा किया करते थे। तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेट ग्रिड के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेट ग्रिड क्या है, ठीक है, तो आप लोग बोल देंगे मिसाइल है या फिर ड्रोन है। और हाँ, पहले वाला जो क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को बताया कहने के लिए तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, पर लेकिन एग्जैक्टली ये करंट में था न्यूज़ में, तो उसका बैकग्राउंड लेकर हिस्ट्री आप लोगों से पूछी गई है। तो हिस्ट्री भी अगर आप लोगों को कोई करंट में कुछ चीज़ें न्यूज़ में है उसकी हिस्ट्री आप लोग जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेट ग्रिड के बारे में। तो नेट ग्रिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, जिसको आप लोग नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे नेट ग्रिड क्या है। तो एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट है जो कि एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको एक जगह इकट्ठे मिल जाए। आखिर ये दिमाग में कहाँ से आया, दिमाग में आया 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद में सोचा गया कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी मिल जाए और इंटेलिजेंस एजेंसी को गैदर करने में इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोला गया स्टार्ट किया गया 2008 में। दूसरी स्टेट में बोला गया कि काउंटर टेररिज्म मेजर लेने के लिए यहाँ पर इनेबल किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी को एक्सेस किया जाए डेटाबेस जो इमिग्रेशन का, एंट्री का है, फिर एग्जिट का है, बैंकिंग, टेलीफोन डिटेल्स, ये सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 2008 में अटैक हुआ, उसके चलते यहाँ पर जो फिर ये पिक्चर में आया, ये 2009 में इसके बारे में बात की गई कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए और ये जो ऑपरेशनल होगा प्रॉपर वे में कंप्लीट तरीके से, ये 31 दिसंबर, ठीक है, यानी कि इसी महीने के एंड में इसी महीने के एंड में नहीं, नेक्स्ट ईयर के महीने के, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसी महीने के एंड में होगा, यानी कि 2020 में 31 दिसंबर को यहाँ पर इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो डेटा जो रहेगा वो सारा एक जगह इकट्ठा रहेगा। तो टोटल मिलाकर सब यहाँ पर जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो काम करेंगी। न्यूज़ में क्यों है ये रिसेंटली अभी जो हमारा विंटर सेशन चल रहा है लोकसभा का, उसमें यहाँ पर अभी इसके बारे में होम मिनिस्टर के द्वारा अभी इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई है कि ऐसा कुछ चल रहा है, जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक है। तो ये है नेट ग्रिड, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखिएगा। आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला जा रहा है कि आप लोग इसको खरीद सकते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे कि 1 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, ये 1 करोड़ हो गया। तो ये डिनोमिनेशन है ओनली, यानी कि इतने का आप लोग ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। दूसरा बोला जा रहा है ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले सकती हैं एज ए चंदे के तौर पर, यानी कि जब उनको चंदा दिया जाए। पर्सनल अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक पर्सन इंडिविजुअली या फिर किसी के साथ में जॉइंटली भी आप लोग इसको खरीद सकते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को। करेक्ट आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये सही है, ठीक है। रीज़न क्या है यहाँ पर इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है कि ये आप लोग 1000 के लिए खरीद सकते हैं, 10,000 के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 1 लाख के लिए खरीद सकते हैं, 10 लाख के लिए खरीद सकते हैं और 1 करोड़ के लिए खरीद सकते हैं।
तो टोटल मिलाकर 5 डिनोमिनेशन में आप लोग इनको खरीद सकते हैं, ना कि 3 में, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, नहीं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पर, लेकिन वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1% से कम वोट न मिले हों, जिसको लास्ट जो लोकसभा के इलेक्शन में या फिर एसजी असेंबली के इलेक्शन में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं, यानी कि कोई नहीं ऐसे कि कोई किसी को भी आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को बोल दोगे कि वो ये कर लीजिए, नहीं, जिसको मिनिमम 1% वोट मिले हो स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया। इसमें ओनली ये एसबीआई को पावर दी गई हमारी कंट्री में कि एसबीआई ही इसको यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च कर सकता है ये जो बॉन्ड है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा दिया जा सके। न्यूज़ में किस लिए है, आरटीआई के थ्रू यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर रिप्लाई किया गया लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा इसके बारे में कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर कि 1% जिनको मिनिमम वोट मिला हो, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है जनरेट करने के लिए एस्टिमेट कि वेरियस लेबर फोर्स इंडिकेटर, यानी कि अलग अलग लेबर फोर्स में क्या क्या इंडिकेटर, कितनी जॉब मिल रही है, कितना पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सीएसओ के द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाने वाला सर्वे है। तीसरा बोला जा रहा है जो सर्वे है यहाँ पर ये जनरेट करता है एनुअल रिपोर्ट ऑन लेबर फोर्स इंडिकेटर, जैसे कि किस किसके ऊपर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या है हमारी कंट्री में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इन अर्बन एरिया। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ये करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ओनली 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ ओ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है सी। यहाँ पर ये बोला गया है सही है बिल्कुल, ये एक तरीके से इंडिकेटर तैयार करता है, पर लेकिन जो ये तैयार किया जा रहा है ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया आप लोगों के सामने। यानी कि जो बोला गया ना कि यहाँ पर तैयार करने वाला मंत्रालय है इसको यहाँ पर ये सीएसओ यहाँ पर इसको तैयार कर रहा है, नहीं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया गया है, जिसमें बेसिकली फोकस दिया जा रहा है कि 30 से लेके यहाँ पर जो एज महिला ग्रुप है उनका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाना है। तो ये तो बात बताई गई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है, जो कि स्किल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया, तो सीएसओ के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया गया, कंडक्ट कराया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो ये आप लोग कई बार कंफ्यूजन में भी डाला जा सकता है, इस तरीके की स्टेटमेंट देगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, पर लेकिन जो ये एंड वाली स्टेटमेंट है यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि अर्बन के लिए है, ठीक है, यहाँ पर ये रूरल के लिए भी है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है सर्वे सीक द जनरेशन एनुअल रिपोर्ट, जो इंडिकेटर है सच एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अर्बन के लिए देखा है पर ओनली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओनली नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, अगर ओनली लिखा होता तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती। तो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर इसके लिए भी ये तैयार करता है, तो एनएसएसओ यहाँ पर तैयार करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है एनआईए के बारे में। ऐसे डायरेक्ट आप लोगों से कोई पूछे एनआईए क्या है यहाँ पर ये, तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें बोला गया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के हिसाब से बनाया गया है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है ये एग्जिस्टेंस में जो आई है ये आफ्टर कॉर्गिल वॉर जो हुई है उसके बाद में इसको बनाया गया है। तीसरा बोला गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की और कम्बैक्ट करती है टेररिज्म और अराउंड वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 3, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, वो होती है जो किसी पर्टिकुलर लॉ के थ्रू पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई जाती है, यानी कि स्टैट्यूट के द्वारा बनाई जाती है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूट बोलते हैं लॉ के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जिस्टेंस में आई 2008 में, हम लोगों ने ये बात की 2008 में। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है कि कारगिल वॉर कब हुई थी, ये तो 1999 में हुई थी। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसी भी डेट पता है तो भी आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो 2008 में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जो कि काफ़ी खतरनाक हुआ था, तो वो था मुंबई टेरर अटैक, ठीक है। तो मुंबई टेरर अटैक होने के बाद में यहाँ पर इस एजेंसी को बनाया गया था, ना कि कारगिल वॉर के बाद में इसको बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई भी ऐसी एजेंसी है
कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोगों को पूछा जा सकता है उसका वर्ल्ड का नाम दे देंगे यहाँ पर, नहीं, हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, टेररिज्म की क्या एक्टिविटी है, उसको कम करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी और ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि स्टेब्लिश की गई है हमारी कंट्री में, ठीक है। काउंटर टेररिज्म, तो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के लिए यहाँ पर इसको बोलते हैं काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो इसके चलते यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि इससे रिलेटेड जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 40 तक का, तो उनके लिए यहाँ पर ये मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी एक स्कीम है, अनिवार्य स्कीम है। दूसरा बोला गया मंथली 3000 यहाँ पर ये पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी जो अटेन कर लेता है 60 ईयर की एज, यानी कि 60 साल की एज के बाद में। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर और रेस्पॉन्सिबल लेती हैं इसकी जो पेंशन पे आउट के लिए, यानी कि ये बोथ पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करेंगे। बेनिफिशरी इसमें अगर एक बार एग्जिस्ट कर जाता है तो वो यहाँ पर निकल नहीं कर पाएगा अगर एक बार इसमें इनरोल कर लेता है, यानी कि सोच समझ के एंट्री करें। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 4, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर यह है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। रीज़न क्या है और गलत क्या है? लेकिन नॉर्मली कोई इस तरीके से मैंडेटरी कोई स्कीम नहीं होती कि आप कंपलसरी है आप लोगों को ये काम करना ही है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात बोली गई है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि 3000 दिए जाएंगे 60 साल की एज के बाद में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है। और इसी के साथ में अगर यहाँ पर जो पेंशन है ये अटेन कर लेते हैं 60 एज की एज में, इसी के साथ में जो स्पाउस है वो भी एलिजिबल है सेपरेट पेंशन लेने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड को मिलेगी तो वाइफ को नहीं मिलेगी, अलग अलग पर्सन इंडिविजुअल इसको ले सकता है। तीसरा बोला जा रहा है पब्लिक और प्राइवेट, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC यहाँ पर इसके लिए काम कर रही है, प्राइवेट कोई भी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। और देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी स्कीम में एक बार घुस जाओ तो फिर निकलना मुश्किल है, ये गलत होगा। ऐसा अगर किसी भी स्कीम में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर घुस जाओ तो 5 साल के बाद में आप लोग यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं इसमें से। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार घुस जाओ तो निकलेंगे नहीं। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो आप लोग खुद देखकर समझिए कि यहाँ पर इसमें कोई ना कोई घपला है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता जिस तरीके की बातें यहाँ पर बोली गई हैं। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया।